हेलो फ्रेंड्स, मैं करमवीर तंवर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टीके नर्सिंग एक्सीलेंस में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, हमने अपने चैनल पर दो सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे। एक था हमारा ओबीजी और दूसरा था अनाटमी। अभी किसी कुछ कारणों की वजह से या फिर बोल सकते हैं कुछ समय के अभाव के कारण हम काफ़ी लंबे टाइम से वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पाए थे या फिर वीडियो नहीं बन पाई थी। तो आज से इससे आगे हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो कंटिन्यूस रहेगा, वीडियोस कंटिन्यूसली आते रहेंगे। अब कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके पास पहुंचा दिया जाए। तो यहाँ से आप रेगुलर टच में बने रहेंगे टीके नर्सिंग एक्सीलेंस के। तो हमने जो लास्ट टॉपिक, हमारा लास्ट वीडियो थी, वो थी हमारी अनाटमी की बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास थी, सेकेंड क्लास थी, जिसके अंदर हमने कुछ बॉडी कैविटीज, कुछ टर्मिनोलॉजी की बात की थी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास के अंदर, तो मेनली हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में। आप सभी को पता है, जो भी बच्चे मेडिकल या फिर बायोलॉजी बोल सकते हैं या फिर नर्सिंग से रिलेटेड है, उनका पहला बेसिक इंट्रोडक्शन सेल से ही होता है। ये आपका वैसे बेसिकली सेल आपको एक आइडिया 9th क्लास से ही लग जाता है। बाकी जैसे जैसे आप इसको क्लास बाई क्लास पढ़ते जाते तो ये और आपका डिटेल में आते चला जाता है। तो अनाटमी एक हमारा ऐसा सब्जेक्ट है, उसको डील करने से पहले हमें उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी और बोल सकते हैं कि उससे पहले हमें अनाटमी प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले हमें सेल के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक है, हम सेल के बारे में बात करेंगे, सिंपल बात करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आज के मतलब एक तरह से सेल के जस्ट बेसिक के बारे में जानेंगे कि सेल है क्या, उसके अंदर कौन से ऑर्गन्स होते हैं और क्या काम है सेल का। क्लियर? और इससे आगे जो क्लास होगी, जो मेन क्लास होगी, वो हम सेल डिवीजन के बारे में बात करें, क्योंकि कई बार देखा गया कि बेसिक सेल से भी आपके कंपटीशन के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। कई एग्जाम्स के अंदर आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ऐसे कैसे उठा के दे दिया जाता है। ठीक तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा सेल। तो आप सभी जानते हैं सेल, सबसे पहले अगर हम सेल के बारे में बात करें तो सेल है क्या? सेल इज ए स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर जो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल। ये लाइन आपने हर जगह सुनी होगी सेल के बारे में। बेसिक, और कई बार इसको हम क्या बोल देते हैं, बेसिक या फिर बेसिक या फिर फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। क्लियर? ये शब्द आपने सब जगह सुनेंगे, स्मॉलेस्ट, फंक्शनल एंड बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो इसका जो मिनिमम साइज है वो कितना होता है? 6 माइक्रोमीटर से लेके 80 माइक्रोमीटर। जो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो हमारे पास कौन सी होती है? लिम्फोसाइट्स में होती है। और जो सबसे लार्जेस्ट सेल है, मैंने अभी जब गायनी की कुछ क्लासेस के अंदर भी आपको वहाँ से क्वेश्चन कराए हैं, मेल फीमेल में सबसे स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट सेल कौन सी है? और 80 है। 80 वो क्या होता है? ओवम। तो जो एक सेल है, मतलब ओवम साइज और भी डिफरेंट हो सकता है, बट एक जो सेल का बेसिक सेल का जो डिफरेंट साइज है वो कितना होता है? 6 से लेके 80। क्लियर? अगर हम आगे बात करें और सेल के बारे में, ये सब तो आप लोगों ने रटा ही हुआ है, स्मॉलेस्ट, फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, ये सब। अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन यहाँ से मेनली देखा जाता है, कई कई बार एग्जामिनर क्या होता है, यहाँ से ही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठा के दे देता है, देखा गया कई एग्जाम के अंदर। अगर हम बात करें सेल की, तो सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, वो दी थी रॉबर्ट हुक ने। कब दी थी? इन 1965। तो ये एक मेन बेसिक इंफॉर्मेशन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले डिस्कवर जो की थी सेल किसने की थी, तो वो कौन है? रॉबर्ट हुक इन 1965।
अब एक और क्वेश्चन कई बार यहाँ से आता है कि लाइव सेल और डेड सेल, यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार देखा गया, वो भी एक अलग ही मिस्ट्री है कि लाइव सेल को किसने डिस्कवर किया था, डेड सेल को किसने डिस्कवर किया था। ये काफ़ी सारी चीज़ें हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे काफ़ी अच्छे से। आपका एक एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, चाहे वो नॉर्मल है, बेसिक है, या कोई भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, आपका यहाँ से हम मतलब पॉसिबिलिटीज ऑफ जो क्वेश्चन है कि एक टॉपिक से ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चन है, वो सारी हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। क्लियर? तो अभी सिर्फ सेल में यहाँ पे सिर्फ हम बेसिक की बात कर रहे हैं आज, बिल्कुल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही जानना है, स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी है, और किसने डिस्कवर किया था इसको, रॉबर्ट हुक ने 1965। क्लियर? अगर हम बात करें सेल के बेसिक जो हमने देखा गया है, एक लिविंग बीइंग के अंदर कोई भी हो सकता है लिविंग, चाहे माइक्रोबीइंग हो सकता है, चाहे एल्गी फंगी। आपको पता है हमारे पास कितने टाइप के किंगडम्स हैं, तो कोई भी किंगडम हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमेलिया हो सकता है। तो उसके अंदर मेनली जो सेल के टाइप, वो बेसिक दो टाइप की देखी गई है। एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स, एक होता है आपका यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सिर्फ इतना अंतर होता है, एक सेल के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस। क्लियर? सबको पता है बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सेल इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जिसके अंदर एब्सेंट होगा, यानी कि जो सेल हमारी कैसे होगी, विदाउट न्यूक्लियस, उनको हम कौन सी सेल्स बोलते हैं, दैट एनिमल्स या फिर दैट माइक्रोऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रोकैरियोट्स। और जिनके अंदर आपका न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा, क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उनको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स। क्लियर? अब इससे आगे न्यूक्लियस से भी रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो हम क्लियर करेंगे। तो दैट इज द बेसिक। अब एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं सेल की, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, क्या उसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम टॉपिक हम जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं तो वो माइंड में आती है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें ऐसे होती है कि हम जब एक टॉपिक पढ़ाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें माइंड से निकल भी जाती हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपने यादें आ भी जाती हैं। तो कोशिश यही है, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि कोशिश यही है कि एक टॉपिक जो आपको पढ़ाया जाए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सके, उस टॉपिक के लिए आपको जगह जगह भागना ना पड़े। क्लियर? तो अब बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। अनाटमी डील करेंगे, नर्सिंग की बात कर रहे हैं, तो ये तो क्लियर ही है। बेसिकली हम कौन सी सेल की बात करेंगे, ह्यूमन सेल की बात करेंगे। क्लियर? तो ये क्या हो गई, एक सेल की आउटर स्ट्रक्चर। ये क्या है, दैट इज सेल और सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कॉल्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाए, इट मीन्स कवरिंग ऑफ अ सेल। क्लियर? देन सबसे मेन पार्ट ड्रॉ करते हैं, इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। क्लियर? ये थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। ये क्या है हमारा, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियो
प्लांट, और उसके साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जेनेटिक मटेरियल, और उसी के साथ इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस। चलिए, तो ये क्या है, हमारे एक स्ट्रक्चर है किसकी, न्यूक्लियस की। एक क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसकी, न्यूक्लियस की। और इसके जो सब पार्ट होते हैं वो हमारे कौन कौन से सब पार्ट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। पहली क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो याद रखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है कैसी है, आपको देखना ध्यान से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको कैसी दिख रही है, बाई लेयर दिख रही है। बाई लेयर समझ सकते हैं ना, एक ये इनर और एक आउटर। तो ये क्या है, एक बाई लेयर होती है और कैसी है, पोरस है। क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। क्लियर। तो ये क्या है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है हमारी, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो सबसे अहम होता है इसके अंदर वो जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और जेनेटिक मटेरियल के साथ एक और पार्ट प्रेजेंट होता है इसका, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर मेनली क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होती है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर। जेनेटिक मटेरियल आप सबको पता ही है क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ सेल डिवीजन, या फिर क्रोमोजोम, या फिर बोल सकते हैं जीन। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। सेम उसी तरह इसमें आउटर पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं एक सेल के, ये क्या है, दैट इज साइटोप्लाज्म। क्लियर। अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन का बेसिकली रोल क्या है। सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे पहला रोल है, जैसे कि आपको पता है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक सेमी परमिएबल कवरिंग होती है। सेम इसी की तरह जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी एक परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो हेल्प करती है इन पोर्स के द्वारा। क्या होता है इसके अंदर, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ये आपका क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म इनर, और आउटर क्या है, साइटोप्लाज्म। तो इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, एक्सचेंज देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, या फिर बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी या प्रोटीन्स का हमें देखने को मिलता है। किसकी हेल्प से हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। ये मेनली हम जो बात करेंगे डिटेल्स में ट्रांसपोर्टेशन की, वो बात करेंगे जब हम स्पेसिफिक ऑर्गन की बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की, कि किस तरीके से एक सेल के अंदर फ्लूइड आता है, बाहर जाता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। क्लियर। तो साइटोप्लाज्म के मेनली बेसिकली जो साइटोप्लाज्म होता है वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म को बेसिकली एक होता है साइटोसोल, साइटोसोल, और एक होता है इसी का सेकंड पार्ट, फर्स्ट साइटोसोल, सेकंड इज ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल है क्या, साइटोसोल में और ऑर्गेनेल्स में तो पता है कि जितने भी सारे ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेंट्रियोसोम, गोल्गी बॉडी, वो सब क्या हो गए, सेल के ऑर्गेनेल्स। और जो उसके अंदर क्लियर फ्लूइड है, अब ये क्या है, ये एक आपका क्लियर फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज साइटोसोल। बट इसको जब ओवरऑल कंबाइनली क्या बोलते हैं, दैट कॉल साइटोप्लाज्म। क्लियर। अब इसके अंदर वन बाय वन ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। कौन सा कलर लेते, येलो लेते हैं, दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहला न्यूक्लियस हो गया, मेन लार्ज ऑर्गेनेल्स है। उसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, अच्छा सा कलर ब्लैक लेते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया।
मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, फिर से एक बार बोल देता हूँ कि अभी हम सिर्फ बेसिक बात कर रहे हैं। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, उन्हें पता नहीं है सेल क्या है, 11th-12th के बच्चे या फिर अभी नर्सिंग जस्ट एडमिशन लिया, तो उनके लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि सेल है क्या, सेल के ऑर्गन्स की हैं। अभी हम स्पेसिफिकली सारे पॉइंट्स बात करेंगे इन ऑर्गन्स की, इन सारे ऑर्गन्स की हम स्पेसिफिक बात करेंगे, सेपरेट डिटेल्स में पढ़ेंगे। और बट उससे पहले जो हम बात करेंगे बेसिक इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसके ऑर्गेनल्स के बारे में। उसके बाद जो हमारा पार्ट रहेगा, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा सेल डिवीजन का। देन वी हैव स्टार्ट द पार्ट्स ऑफ सेल। क्लियर? तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको मेनली आप सभी जानते होंगे, इसके बारे में वर्ड बहुत कॉमन है। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। इसके क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के एक स्पेसिफिक सेल है या ये स्पेसिफिक ऑर्गेनल है सेल के अंदर, ये अपनी शेप, अपने फंक्शन खुद से मेंटेन करता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी शेप खुद से मेंटेन करता है, स्ट्रक्चर खुद से मेंटेन करता है। तो ये क्या है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती है सेल के अंदर। क्लियर? देन अब बात करते हैं हम गोल्गी बॉडी की, या आप बोल देते हैं कई बार उसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये क्या है आपका गोल्गी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, या इसको हम गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं या फिर हम इसको गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं। देयर आर 3 नेम ऑफ दिस। इसको हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों ना इसी के। अगर हम इसके मेन रोल की बात करें तो गोल्गी का क्या है कि ये वर्क करती है एज अ शिपिंग डिपार्टमेंट। कैसे वर्क करती है, एक शिपिंग डिपार्टमेंट की तरह। शिपिंग डिपार्टमेंट समझते हो ना, शिपिंग डिपार्टमेंट करता है क्या, ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, दैट इज शिपिंग। किसी चीज को शिफ्ट करना, तो वो काम किसी का है, दैट इज द काम ऑफ गोल्गी एपरेटर। कैसे करता है, क्या होता है कि जब आपको प्रोटीन सिंथेसिस होता है ईआर के द्वारा, रफ ईआर के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, उस प्रोटीन को क्या करता है ये एक तरीके से उसको एक वेसिकल्स, आपकी सेल के अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली वेसिकल्स आर द कवर्ड प्रोटीन। वेसिकल्स जो होते हैं वो कवर्ड प्रोटीन होती है, यानी कि जो प्रोटीन आपकी फॉर्मेशन होती है उसको एक गोल्गी एपरेटस की मदद से एक कवर्ड उसमें चेंज कर दिया जाता है, एनवेलप बोल सकते हैं, दैट इज वेसिकल। उसके बाद ये क्या करेगा, उसको शिफ्ट करता है या फिर हेल्प करता है उसको एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करने में। तो वो किसका काम है, या फिर बोल सकते हैं शिपिंग डिपार्टमेंट किसका है, दैट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया का सिंपल मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो हेल्प करता है वो हेल्प करता है एटीपी फॉर्मेशन में। इसमें हेल्प करता है एटीपी फॉर्मेशन में। तो अभी यहाँ पे आप समझेंगे क्लियर, उसके बाद हम पॉइंट बाई पॉइंट सारे ऑर्गेनल्स की भी बात कर लेंगे, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सी बेसिक। तो अभी यहाँ पे मैं जस्ट बेसिक बता रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, मेनली टीसीए साइकिल में वर्क करता है, हेल्प करता है किसके फॉर्मेशन में, एटीपी फॉर्मेशन में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक शिपिंग डिपार्टमेंट की तरह काम करता है, जो सेल के अंदर वेसिकल्स होते हैं फिर प्रोटीन को एक कवर्ड वेसिकल में चेंज कर देता है और हेल्प करता है उनको ट्रांसपोर्ट करने में। तो ये क्या है, आपकी एक वेसिकल्स है। These are the vesicles. क्लियर? नेक्स्ट अब आता है मेन पार्ट, कलर कौन सा लिया जाए, दैट इज ग्रेट, ग्रीन ले लेते हैं, थोड़ा सा शांति का प्रतीक बनाते हैं। फिर आता है आपका ईआर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको बेसिकली पता है कितने टाइप का होता है, दैट इज
टू टाइप, ठीक है। टू टाइप का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ, क्लियर। एक होता है तो ईआर, मेनली हम यहीं पे बात कर लेते हैं। ईआर जो होता है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। ईआर जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेसिकली टू टाइप का होता है, स्मूथ एंड रफ, ठीक है। अभी इतना याद रखेंगे सिंपल। रफियर का रोल, मेन जो रोल होता है रफियर, रफियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। और मैंने बताया था स्पेशली आपको, इसी को हम क्या बोलते हैं, रफियर को, इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी आया है, व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज रफियर। ये मेनली करता क्या है कि जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में, ठीक है। तो मेनली रफियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस पर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। अगर हम बात करें स्मूथ ईआर, रफियर, स्मूथ ईआर को आल्सो कॉल्ड एज ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफियर आल्सो कॉल्ड एज ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये भी इनके दूसरे नाम है, आप याद रखेंगे। स्मूथ ईआर का जो मेन रोल आता है वो ये मेनली बेसिकली क्या करता है, कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है। क्या करता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, मेनली फैट को, प्रोटीन्स को, उनको डाइजेस्ट करने के लिए। उसके साथ साथ जो मेन रोल है स्मूथ ईआर का, आप याद रखेंगे, स्मूथ ईआर का एक जो मेन रोल आता है, अभी एक काफ़ी सारे यहाँ से क्वेश्चन मैं आपके क्लियर करूँगा, एक इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा। इट आल्सो हेल्प इन ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। स्मूथ ईआर का जो मेन रोल आता है, दैट इज हेल्प इन ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। कैसे, बात करते हैं कि आगे हम बात करेंगे, जैसे कि कोई भी पर्सन है, कुछ सेडेटिव्स या फिनोबार्बिटोल कंटिन्यूसली वो लिए जा रहा है, कंटिन्यूसली वो उस पर डिपेंडेंट है, तो उसके अंदर मेनली क्या देखा जाता है, आपने बेसिकली देखा होगा, कोई पर्सन अगर सेडेटिव्स लेता है, अगर वो कंटिन्यूसली ले रहा है, मान के लो वो पहली डोज कोई 5 mg ले रहा है, ये उसकी कंटिन्यूस डोज है। अब जैसे ही उसको कंटिन्यूस वो रहेगा, तो आने वाले टाइम में ये 5 mg उस पर कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगी, कोई भी तरह का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, रेजिस्टेंस हो जाता है। उस रेजिस्टिविटी के पीछे कारण होता है आपका स्मूथ ईआर, क्लियर। ये आगे हम बात करेंगे अच्छे से। जस्ट एक माइंड में आया था कि ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है, दैट इज स्मूथ ईआर, क्लियर। तो क्लियर, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में, हेल्प इन। देन लेफ्ट इज, उसके बाद कुछ ऑर्गन्स और होते हैं, हम यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं। ये कलर दिखेगा, ओके, ठीक है। इसके बाद कुछ होते हैं, जैसे कि आपका एक ऑर्गन होता है सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल क्या होता है, इसके अंदर पेयर्ड सेंट्रियोल्स मिलते हैं। क्या है, पेयर्ड। अभी एक बेसिक सेल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम ऑर्गन्स देख रहे हैं, मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ बेसिक है, सिंपल। आज हमने सिर्फ सेल का स्ट्रक्चर देखा, इसके बाद हम सेल डिवीजन की बात करेंगे। उसके बाद जो हम बात करेंगे, इन सारे ऑर्गन्स को काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में बातें करेंगे। तो ये क्या है आपका सेंट्रोसोम। तो याद रखना, सेंट्रोसोम क्या है, एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स की एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है। मेनली जो इसका मेन रोल है, सेंट्रोसोम का जो मेन रोल है वो कहाँ आता है, इट हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान जो आपका जेनेटिक मटेरियल, ये वाला जो आपका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोसोम, क्लियर। फिर कुछ सेल्स और होती हैं इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लाइसो
दैट इज लाइसोसोम। ये मेनली इनका रोल क्या है, दीज आर डाइजेस्टिव सेल, इनको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सेल्स। यानी कि जो भी फॉरेन पार्टिकल सेल में एंटर करते हैं उनको ये क्या करती है, किल करती हैं। दे वर्क एज साइटोसिक सेल। क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस करती है जिसके द्वारा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सेल के अंदर एंटर करता है उसको एनगल्फ करके किल कर देती है। क्लियर। तो ये सभी एक बेसिक स्ट्रक्चर थी सेल की। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात की थी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात की थी हमने। सबसे पहले जो बात की थी वो बात की थी सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या है, कवरिंग लेयर है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और हेल्प करती है मेनली, इट्स हेल्प इन सेपरेट बिटवीन आईसीएफ एंड ईसीएफ। ऑल यू नो, जो सेल के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड होता है दैट कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड इनसाइड द सेल, और जो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्लियर। देन मेन पार्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, एक सेल का लार्ज ऑर्गेनेल है और उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या इंपोर्टेंट प्रेजेंट है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। क्लियर। देन वी हैव टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, एक बॉडी का बोल सकते हैं शेप प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म फ्लूइड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर मेनली दो पार्ट होते हैं। साइटोसोल क्या है, उसका क्लियर लिक्विड फ्लूइड वाला पार्ट है, और जो ऑर्गेनेल्स है उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। फिर हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस जो मेनली हेल्प करता है एटीपी प्रोडक्शन में। देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स वर्क एज अ शिपिंग डिपार्टमेंट। क्लियर। कैरी करता है प्रोटीन्स को, एक से एक कनेक्शन फॉर्म करता है ईआर और सेल के बीच में। क्लियर। ईआर को हम क्या बोलते हैं, ईआर इज स्पेशली कॉल्ड एज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर। उसके बाद हमने राइबोसोम की बात की थी। राइबोसोम मेन रोल करता है आपके, या हेल्प करता है राइबोसोम इन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। वो भी हम आगे बात करेंगे कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, और प्रॉपर व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर। अब इसके साथ साथ हम एक छोटा सा पार्ट होता है इसका, दैट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन यानी कि जो इस शेप को हेल्प करता है या इस सेल को हेल्प करता है किसमें, अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें अलग से, मैं उसमें नहीं दिखा, उसमें इमेज में दिखा दूँ। साइटोस्केलेटन जो मेनली हेल्प करता है किस में हेल्प करता है, हेल्प इन मूवमेंट एंड मेंटेन शेप ऑफ सेल। क्लियर। जो सेल मूव करती है, सेल को हेल्प करता है मूव करने में, और जो उसकी सेल की शेप है उस प्रॉपर शेप को मेंटेन करने में क्या पार्ट होता है हमारा, साइटोस्केलेटन। इसके अंदर भी हमारे दो अलग अलग पार्ट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। क्लियर। तो ये मेनली हेल्प किसमें करते हैं, मेंटेन एंड मूवमेंट एंड शेप ऑफ द सेल। क्लियर। अब कुछ एक दो पॉइंट्स है जो आपको बेसिकली मैं बता देता हूँ, इसके बाद हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, सेल डिवीजन। उसके बाद हम ये सारे ही ऑर्गन्स रिपीट पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल्स में इनके बारे में बात करेंगे। तो अभी एक बेसिक याद रखना, स्टडी ऑफ सेल, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों का मतलब ही क्या है, स्टडी ऑफ सेल। अगर हम बात करें, आपको मैंने पहले ही बार बता दिया था, सेल से मिलके ही क्या बनता है, टिश्यू, और टिश्यू से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन। अगर हम बात करें स्टडी ऑफ टिश्यू, देन इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। क्लियर। तो जो आज की क्लास में हमने बात की थी वो सिर्फ इतनी ही बात करेंगे हम। सेल के बारे में बात की थी, सिंपल, कब किसने दी, क्या फंक्शन है, क्या बोलते हैं इसको,
और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करी, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, और वहाँ से कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस की कि यहाँ से पॉसिबिलिटी या यहाँ से साइट ऑफ क्वेश्चन आपके आते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने बेसिक सेल की ही बात की है। अगली जो क्लास होगी वो हमारी सेल डिवीजन पे होगी। तो मेन तो यही था कि थोड़ा सा गैप आ गया था, ये वीडियो जो आपका आया है ये थोड़े से काफ़ी लंबे टाइम के बाद आया है। अब कोशिश यही है कि आपसे अब कंटिन्यूस टच में ये वीडियोज आएँ, कोई गैप ना हो, और अच्छे से आपको जो भी कंटेंट है कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। तो थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स।